नमस्कार दोस्तों, वीवीआईपी न्यूज के इस नए एपिसोड में मैं राज कौशिक एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, कर्नाटक के परिणाम आ चुके हैं। भाजपा सत्ता से बाहर हो गई है और स्पष्ट बहुमत के साथ कांग्रेस सरकार बनाने की दहलीज पर खड़ी हुई है। निश्चित रूप से जहां भाजपा में निराशा का माहौल है, वहीं कांग्रेस में उत्साह ही उत्साह नजर आ रहा है। लेकिन इन दोनों के अलावा एक तीसरा पक्ष भी है जिसमें कर्नाटक के चुनाव परिणाम के बाद थोड़ी बेचैनी दिखाई दे रही है और कुछ हद तक उदासीनता का भाव भी है। यह तीसरा पक्ष विपक्षी एकता का प्रयास कर रहे उन नेताओं का है जो ये मानकर चलते हैं कि राष्ट्रीय स्तर पर राहुल गांधी को आगे रखकर नरेंद्र मोदी का मुकाबला नहीं किया जा सकता। ये लोग नरेंद्र मोदी के खिलाफ एकजुट होना चाहते हैं, लेकिन उसके लिए चेहरा राहुल गांधी के अलावा किसी और विपक्षी नेता का चाहते हैं। मित्रों, आपको याद दिला दूं कि इससे ठीक पहले के एपिसोड में मैंने कहा था कि 13 मई को रिजल्ट आने के बाद कर्नाटक का चुनाव तो खत्म हो जाएगा, लेकिन 2024 का लोकसभा चुनाव तेजी के साथ अगले दिन से शुरू हो जाएगा। मैंने कहा था कि भाजपा कर्नाटक में स्पष्ट बहुमत लाकर या अन्य दल के सहयोग से सरकार बनाती है तो भी 2024 की रणनीति पर विचार करेगी, और अगर सरकार नहीं बनाती है जैसा कि हुआ है, फिर तो 2024 की रणनीति पर और गंभीरता से विचार करेगी ही। अगर कांग्रेस सरकार बनाने में सफल हो जाती है तो 2024 लोकसभा चुनाव के दौरान मोदी के खिलाफ एकता का स्वरूप क्या होगा, उस पर भी अभी से काम शुरू हो जाएगा। अगर कांग्रेस सरकार बनाने में सफल रहती है तो जाहिर है कि विपक्षी एकता का नेतृत्व करने की कांग्रेस की ख्वाहिश न सिर्फ और तेज होगी, बल्कि प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार भी वो अपना ही मानकर चलेगी। दोस्तों, मैंने जैसे कहा था कि विपक्षी एकता का नेतृत्व करने वाला चेहरा कांग्रेस अपने नेता यानी राहुल गांधी को ही मानकर चलेगी, उस पर चर्चा शुरू हो चुकी है। तमाम टीवी चैनलों पर कांग्रेस के प्रवक्ता कर्नाटक की जीत को 2024 के लोकसभा चुनाव के साथ जोड़कर देख रहे हैं और दावा कर रहे हैं कि लोकसभा चुनाव में मोदी को हराने के अभियान की शुरुआत कर्नाटक से हो चुकी है। ऐसे में वास्तव में विपक्षी एकता के हिमायती उन नेताओं के चेहरे उतर जाना स्वाभाविक है जो कहीं ना कहीं मोदी का मुकाबला करने वाले विपक्षी एकता का लीडर अपने आप को मानकर चल रहे हैं। जाहिर है कि विपक्षी एकता के उनके प्रयासों में थोड़ी सी शिथिलता जरूर दिखाई देगी। कर्नाटक चुनाव से पहले भी कांग्रेस में इस बात को मानने के लिए कोई तैयार नहीं था कि कोई गैर कांग्रेसी चेहरा विपक्षी एकता की अगुवाई करे। कर्नाटक की जीत के बाद तो कांग्रेस में इस पर कोई चर्चा तक भी नहीं करेगा। इस बात को लेकर निराश हो रही भाजपा में थोड़ा सा उत्साह दिखाई देता है। भाजपा के रणनीतिकार मान रहे हैं कि कर्नाटक की जीत के बाद विपक्षी नेता के तौर पर राहुल गांधी का कद बढ़ेगा, और जैसे जैसे राहुल गांधी का कद बढ़ेगा और उनके नेतृत्व में नरेंद्र मोदी का मुकाबला करने की बात चलेगी, वैसे वैसे फायदा भाजपा का होगा। यानी भाजपा के रणनीतिकारों का अनुमान है कि अगर विपक्षी एकता का लीडर राहुल गांधी के अलावा कोई अन्य विपक्षी नेता हो तो विपक्ष के लिए परिणाम उससे बेहतर आएंगे जो राहुल गांधी को आगे रखने पर आएंगे। लेकिन राहुल गांधी अगर विपक्ष की एकता का चेहरा बनते हैं तो भाजपा मानकर चल रही है कि वो मोदी की लोकप्रियता के आगे कहीं नहीं टिकते और उसका लाभ 2024 में भाजपा को होगा। मित्रों, आगे बढ़ने से पहले एक रिपोर्ट जरूर देखिएगा जो हमने कर्नाटक के राजनीतिक परिदृश्य और मौजूदा चुनाव के बारे में खास तौर से आपके लिए तैयार की है। पहले उस पर एक नजर डालिए, फिर चलते हैं दोबारा कर्नाटक की तरफ। कांग्रेस मुक्त भारत के भाजपा के सियासी एजेंडे को ध्वस्त करते हुए कांग्रेस ने दक्षिण भारत के बड़े राज्य कर्नाटक में भारी बहुमत से जीत हासिल कर राज्य की सत्ता में धमाकेदार वापसी की है। इस जीत के साथ ही कांग्रेस ने दक्षिणी राज्यों में सत्ता के अपने सूखे को जहां खत्म कर लिया है, वहीं दक्षिण में भाजपा का इकलौता सियासी दुर्ग उससे छीन लिया है। कर्नाटक में सत्ता विरोधी लहर पर सवार कांग्रेस के सियासी तूफान में भाजपा सरकार के 14 मंत्री और विधानसभा अध्यक्ष भी चुनाव हार गए। कांग्रेस की इस बड़ी जीत का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि उसने 224 सदस्यीय विधानसभा में 136 सीटें जीती हैं। भाजपा केवल 65 सीटों के आंकड़े के साथ कांग्रेस की संख्या के आधे से भी कम रह गई है। कांग्रेस को भारी बहुमत देकर कर्नाटक की जनता ने किंग मेकर की भूमिका में आने के जनता दल एस नेता एचडी कुमारस्वामी के सपने को भी चकनाचूर कर दिया। जेडीएस का आंकड़ा 37 से घटकर 19 पर सिमट गया है। कांग्रेस में पूर्व सीएम सिद्धरमैया मुख्यमंत्री पद के सबसे प्रबल दावेदार हैं।
कर्नाटक में कांग्रेस की जीत को 2024 के लिहाज से भी अहम माना जा रहा है। निवर्तमान विधानसभा में 79 सीटों पर रहने वाली कांग्रेस ने 136 के आंकड़ों की छलांग मारी है, तो भाजपा मौजूदा 104 सीटों की 2018 की संख्या के मुकाबले घटकर 65 पर आ टिकी है। 1989 के बाद पहली बार कांग्रेस ने 130 से ज्यादा सीटें हासिल की हैं। बजरंगबली, आतंकवाद से लेकर संप्रभुता सरीखा भाजपा का कोई भी दांव कर्नाटक के कांग्रेस की जीत की राह को नहीं रोक पाया। अगले कुछ महीनों बाद होने वाले 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव और 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस को इस जीत से काफी उत्साह मिला है। हाल के वर्षों में चुनाव के बाद अकबर रोड स्थित कांग्रेस मुख्यालय में सन्नाटा पसरा होता था, लेकिन अब वहां का माहौल बदला हुआ है। कांग्रेस की मिली जीत में अल्पसंख्यक समुदाय के वोट की भी अहम भूमिका रही है। पार्टी के नेता बताते हैं कि 13% मुस्लिम वोट एक मुश्त मिलने से जीत सुनिश्चित करने में मदद मिली है। कांग्रेस को मिले वोटों का प्रतिशत 38.04 से बढ़कर 43% हो गया है, जबकि भाजपा का 36.22% से घटकर 35.8% रह गया है। इस बीच निवर्तमान मुख्यमंत्री बासवराज बोम्मई ने अपना इस्तीफा राज्यपाल को सौंप दिया है। दोस्तों, कर्नाटक में स्पष्ट बहुमत के बाद भी कांग्रेस को ऑपरेशन लोटस का डर सता रहा है। यही कारण है कि जीते हुए प्रत्याशियों को प्राइवेट रिसोर्ट में ले जाया जा रहा है। यह बात तब तो जायज हो सकती थी जब कांग्रेस बहुमत के आसपास होती या उसकी 5-7 सीटें कम होती, लेकिन स्पष्ट बहुमत के बावजूद कांग्रेस ऐसा कर रही है तो उसका एक कारण भी है। कारण यह है कि कांग्रेस भाजपा से कम लेकिन अपने अंदरूनी विवाद से ज्यादा डरी हुई है। दरअसल कर्नाटक में कांग्रेस की जीत का एक बड़ा कारण यह रहा है कि उसके पास 2 दमदार प्रदेश स्तर के नेता हैं। एक पूर्व मुख्यमंत्री सिद्धारमैया और दूसरे कांग्रेस के मौजूदा प्रदेश अध्यक्ष DK शिवकुमार। सिद्धारमैया को क्योंकि सरकार चलाने का पूरे 5 साल का अनुभव है और उनका नाम भी बड़ा है, इसलिए विधायकों का एक बड़ा धड़ा स्पष्ट रूप से उनके पक्ष में है। दूसरी तरफ D शिवकुमार है, जिन्होंने चुनाव अभियान की शुरुआत इस संकल्प के साथ की थी कि भाजपा को सत्ता से हटाना है। 40% कमीशन वाली बात भी उन्होंने ही चलाई और उसको स्थापित किया। टिकटों के बंटवारे में भी D शिवकुमार की महत्वपूर्ण भूमिका रही, इसलिए विधायकों का एक धड़ा उन्हें मुख्यमंत्री बनाए जाने के पक्ष में है। कांग्रेस हाईकमान जानता है कि उसके विधायक अंदर ही अंदर 2 धड़ों में बटे हुए हैं। कुछ विधायक सिद्धारमैया के साथ हैं तो कुछ D शिवकुमार के साथ। मित्रों, क्योंकि कांग्रेस का राष्ट्रीय नेता तो भाजपा की तरह मजबूत और प्रभावशाली नहीं है, इसलिए प्रदेश स्तर पर यह विवाद कब और कितना बढ़ जाए और क्या रूप ले ले, इस बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। इसके उदाहरण के लिए 2 ताजे मामले याद किए जा सकते हैं। पहला, मध्य प्रदेश में ज्योतिराज सिंधिया को नजरअंदाज कर कमलनाथ को मुख्यमंत्री बनाया गया था। ज्योतिराज सिंधिया कुछ महीनों बाद ही कांग्रेस से अलग हो गए थे और कमलनाथ की सरकार गिर गई थी। सिंधिया की कृपा से भाजपा फिर से सत्ता में लौट आई और आज भी वहां भाजपा ही सत्ता में है। दूसरा उदाहरण राजस्थान का है। वहां अशोक गहलोत मुख्यमंत्री हैं, लेकिन प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर सचिन पायलट ने मेहनत कर जहां संगठन में जान फूकी, वहीं जबरदस्त चुनाव अभियान चलाया था। इसके बावजूद अशोक गहलोत को मुख्यमंत्री बना दिया गया था और उसके बाद से शुरू हुआ विवाद आज तक दोनों के बीच थमा नहीं है, वो बादस्तूर जारी है। इन दिनों भी सचिन पायलट अपने ही मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और कांग्रेस की सरकार के खिलाफ राजस्थान में यात्रा निकाल रहे हैं। इस विवाद पर कांग्रेस का कमजोर राष्ट्रीय नेतृत्व आज तक कोई समाधान नहीं दे पाया है। ऐसा ही कुछ कर्नाटक में ना हो जाए, ये कांग्रेस हाईकमान की सबसे बड़ी चिंता है। सिद्धारमैया या D कुमार में से किसी को भी अपना समर्थन देकर भाजपा उन्हें कांग्रेस से अलग कर सरकार बनवा सकती है। इस डर की वजह से सभी विधायकों को रिजॉर्ट में ले जाया गया, एक तरह से बंद कर दिया गया है। मित्रों, राजनीति के जानकारों का मानना है कि कांग्रेस के राष्ट्रीय नेतृत्व की जरा सी किसी चूक के कारण कर्नाटक में सिद्धारमैया और DKS के बीच शीर्ष पद की लड़ाई यानी मुख्यमंत्री पद की लड़ाई तेज हो सकती है। साल 2013 से 2018 तक कर्नाटक के मुख्यमंत्री का पद संभाल चुके सिद्धारमैया जहां पार्टी की पहली पसंद हो सकते हैं, वहीं अपनी पिछली सरकार के दौरान लिए गए उनके कुछ फैसले विवादित भी रहे हैं। उन फैसलों ने उन्हें लिंगायत, विशेष रूप से हिंदू वोटरों के बीच में कम लोकप्रिय कर दिया है। इनमें टीपू सुल्तान का महिमा मंडन करना और जेल से आपराधिक आरोपों का सामना कर रहे
पीएफआई और एसडीपीआई के कई कार्यकर्ताओं को रिहा करना भी शामिल है। उधर डीके शिव कुमार ने परिणाम घोषित होने के ठीक एक दिन पहले यानी 12 मई को एक ट्वीट कर राज्य के मुख्यमंत्री पद की दावेदारी मानो पेश कर दी। दरअसल शिव कुमार ने कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष के रूप में अपनी 3 सालों की मेहनत का ट्रेलर का एक वीडियो साझा करते हुए कहीं ना कहीं यह दावा कर डाला है कि मुख्यमंत्री पद के लिए सबसे बेहतर वही है। इतना ही नहीं दोस्तों, चुनाव परिणाम आने के बाद जो पहली बार मीडिया से मुखातिब हुए तो मीडिया से बात करते करते वो अति भावुकता में रोने लगे। उन्होंने सोनिया गांधी का आभार व्यक्त किया, राहुल गांधी का नाम लिया, प्रियंका गांधी का नाम लिया और उनकी आंखों से कुछ आंसू बहते हुए भी हम लोगों ने देखे। निश्चित रूप से उनकी ये भावात्मक स्थिति कहीं ना कहीं इस बात को जाहिर कर रही है कि वो मुख्यमंत्री पद के लिए कुछ ज्यादा ही भावात्मक रूप से लालायित हैं। दोस्तों, सिद्धारमैया और शिव कुमार के बीच अगर मुख्यमंत्री पद को लेकर विवाद बढ़ता रहा तो हो सकता है हाईकमान दोनों में से किसी को मुख्यमंत्री ना बनाकर किसी तीसरे व्यक्ति को ले आए और ऐसे में वो चेहरा हो सकते हैं कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे। वो भी कर्नाटक के ही रहने वाले हैं और गांधी परिवार के सबसे ज्यादा विश्वसनीय नेताओं में शामिल हैं। कुल मिलाकर मित्रों कहा जा सकता है कि कर्नाटक में स्पष्ट बहुमत के बाद भी कांग्रेस की राह आसान नहीं है। हम कह सकते हैं कि बहुत कठिन है डगर पनघट की। कांग्रेस हाईकमान की समझ और राजनीतिक परिपक्वता का एक तरह से इम्तिहान भी शुरू हो चुका है। दोस्तों, कांग्रेस के बाद अब चर्चा करते हैं भारतीय जनता पार्टी की कर्नाटक में हुई हार की। कांग्रेस के पास जहां मजबूत जनाधार वाले 2 प्रदेश स्तर के नेता हैं, वहीं भाजपा के पास इसका पूरी तरह अभाव रहा। येदियुरप्पा वजनदार नेता रहे हैं, लेकिन 2 साल पहले उन्हें मुख्यमंत्री पद से जिस तरह से हटा दिया गया, उससे लिंगायत समुदाय में नाराजगी स्वाभाविक रूप से बनी हुई है। सबसे बड़ी बात जिस पर चर्चा हो रही है और होनी भी चाहिए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कर्नाटक में कई जनसभाएं की और रोड शो किए। उसके बावजूद कर्नाटक में भाजपा का हार जाना क्या इस बात का संकेत है कि नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता कम हो रही है? दोस्तों, ऐसा प्रचार कांग्रेस ने शुरू भी कर दिया है, लेकिन मेरा मानना है कि कहना जल्दबाजी होगी कि मोदी की लोकप्रियता कम हो रही है। ईमानदारी से अगर हम भाजपा और कांग्रेस के राष्ट्रीय नेतृत्व के बारे में सोचें तो बहुत बड़ा अंतर नजर आएगा। कांग्रेस का नेतृत्व अपने बूते पर किसी भी चुनाव को जिताने में सक्षम नहीं है, जबकि मोदी ने अपनी लोकप्रियता के बूते पर भाजपा को कई प्रदेशों में जिताया है। लेकिन दोस्तों, मेरा मानना है कि मोदी की अत्यधिक लोकप्रियता का एक साइड इफेक्ट भी है, और वो ये कि मोदी जहां भी जाते हैं वहां पूरी पार्टी जैसे उनमें ही समाहित हो जाती है। उस प्रदेश के दूसरे और तीसरे नंबर के नेताओं की कहीं चर्चा तक नहीं होती। इससे भी कुछ कठोर शब्दों में मैं कह सकता हूं कि मोदी की लोकप्रियता को देखते हुए भाजपा के तमाम लोग हाथ पर हाथ रखकर बैठ जाते हैं। या तो वो मानकर चलते हैं कि मोदी के कारण चुनाव उनके पक्ष में रहेगा, या उनके लिए कुछ स्पेस ही नहीं बचता, कोई गुंजाइश ही नहीं बचती। मेरा मानना है कि आज नहीं तो कल भाजपा के रणनीतिकारों को यह सोचना ही पड़ेगा कि जिस तरह से उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ और असम में हेमंत बिस्वा प्रदेश स्तर पर मतदाताओं को लुभाने रिझाने में सक्षम हैं, उसी तरह की दूसरे नंबर की लीडरशिप सभी प्रदेशों में भाजपा को विकसित करनी होगी। सिर्फ मोदी के भरोसे आखिर कब तक भाजपा रहेगी? डबल इंजन की सरकार जनता को तभी आकर्षित कर पाएगी जब दोनों इंजनों में अपना कोई दमखम होगा। जब एक इंजन में कुछ दम ही ना हो तो दूसरा इंजन आखिर उसे कब तक खींचेगा? उत्तर प्रदेश के स्थानीय निकाय के चुनाव में अगर आप योगी आदित्यनाथ के भाषणों पर गौर करें तो कई स्थानों पर एक नई बात कहते हुए नजर आए हैं। वो डबल इंजन से भी आगे ट्रिपल इंजन की बात कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि डबल इंजन की सरकार तो है ही, लेकिन तीसरी स्थानीय सरकार भी आप भाजपा के ही चुने तो ट्रिपल इंजन की सरकार आपकी समस्याओं का समाधान और तेज गति से कर सकेगी। उनकी बात पर लोगों ने इसलिए भरोसा किया दोस्तों कि पहले 2 इंजन यानी मोदी और योगी दोनों ही दमदार हैं। 2 इंजन दमदार हैं तो तीसरे को दमदार बनाने की अपील का बराबर असर हुआ और स्थानीय निकाय चुनाव में उत्तर प्रदेश में भाजपा ने शानदार जीत हासिल की। ऐसा ही अन्य प्रदेशों में भी भाजपा को करना होगा। प्रत्येक प्रदेश में दमदार प्रदेश स्तरीय भाजपा नेता का होना जरूरी है और दुर्भाग्य से कर्नाटक में ऐसा नहीं हो पाया। दोस्तों, जाते जाते मैं कर्नाटक के चुनाव परिणाम के बारे में उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने जो ट्वीट किया है उसका भी जिक्र करना चाहता हूं।
अपने ट्वीट में अखिलेश यादव ने लिखा है कि कर्नाटक का संदेश यह है कि भाजपा की नकारात्मक, सांप्रदायिक, भ्रष्टाचारी, अमीरोन्मुखी, महिला युवा विरोधी, सामाजिक बंटवारे, झूठे प्रचार वाली, व्यक्तिवादी राजनीति का अंतकाल शुरू हो गया है। ये नए सकारात्मक भारत का महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार व वैमनस्य के खिलाफ जनादेश है। मित्रों, अखिलेश यादव के इस ट्वीट का खूब मजाक राजनीतिक क्षेत्रों में उड़ाया जा रहा है। अखिलेश यादव की पार्टी का 99% जनाधार उत्तर प्रदेश में है और उत्तर प्रदेश में स्थानीय निकाय चुनाव में भाजपा को प्रचंड सफलता मिली है, जबकि सपा समेत तमाम पार्टियां धराशायी हुई हैं। ऐसे में उत्तर प्रदेश का जिक्र ना करके कर्नाटक के बारे में अखिलेश यादव की प्रतिक्रिया बता रही है कि उत्तर प्रदेश में अपनी पार्टी को बेहतर स्थिति में लाने की फिलहाल उनके पास कोई योजना नहीं है और वो मान चुके हैं कि फिलहाल योगी आदित्यनाथ का मुकाबला नहीं किया जा सकता। इसलिए उन्होंने कर्नाटक की बात कहना शुरू कर दिया है। तो मित्रों, आज इतना ही। जल्द मिलेंगे एक नए एपिसोड में किसी नए विषय के साथ। यह एपिसोड आपको कैसा लगा अपने कमेंट जरूर लिखिएगा और हां, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। VVIP न्यूज। नमस्कार।